हम लोग को पढ़ना है साहब मानवाधिकार। ये थोड़ी नई टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा। तो हम लोग को पढ़ना है, ध्यान देगा, हम लोग को पढ़ना है मानवाधिकार। अगर कोई हमसे पूछे कि मानवाधिकार का मतलब, मानवाधिकार का मतलब, तो मानव को मिलने वाले अधिकार को हम मानवाधिकार कहते हैं। ये नहीं कि भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, नहीं साहब। मानव को मिलने वाले अधिकार को हम मानवाधिकार कहते हैं, चाहे वो मानव दुनिया के किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश का हो। अगर प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर उसे वो अधिकार दिया गया है तो मिलेगा। अब किसी मानव को रोटी, कपड़ा, मकान से नहीं, मकान से वंचित नहीं कर सकते। अगर कोई मानव है तो दुनिया के कोई भी देश की मानव हो, कोई भी मानव हो, अब उसे रोटी, कपड़ा, मकान से वंचित नहीं कर सकते। उसे खाने के लिए भोजन भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, रहने के लिए जगह भी चाहिए, है ना। तो मानवाधिकार कहता है कि दुनिया के कोई भी मानव हो, उसको एक अधिकार मिलने चाहिए जो प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हो। क्लियर? चलिए, अब ये हर इंसान को एक अपना अधिकार चाहिए, हर इंसान को एक अपना अधिकार चाहिए। इस पर विचार सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा में हुआ था। तो मानवाधिकार पर प्रश्न, मानवाधिकार पर प्रश्न लेकर आने वाले, मानवाधिकार पर चार्टर बनाने वाले, मानवाधिकार पर बैठक करने वाले या मानवाधिकार को लेकर आने वाले अगर कोई है तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग महासभा। महासभा का नाम सुने हैं ना? हाँ, तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है। अब उसी 6 अंग में एक अंग कौन है? हाँ वही, हाँ वो 6 अंग में एक अंग कौन है? महासभा। और ये महासभा ने मानवाधिकार की मुद्दे लेकर आया था, मानवाधिकार पे कानून लेकर आया था, कानून लेकर आया था 10 दिसंबर 1948 को। लिख रहा है ना? 10 दिसंबर 1948 को, जिस पर दुनिया के 48 देशों ने हस्ताक्षर किया था। यानी दुनिया के 48 देशों ने यह मान लिया था कि मानवाधिकार सही चीज है और दुनिया के हर व्यक्ति को यह मिलना चाहिए। इस पर हस्ताक्षर करने में हमारा भारत भी शामिल था, इस पर हस्ताक्षर करने में हमारा भारत भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग महासभा ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकार का चार्टर जो लेकर आया, उस खुशी में हम 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। पता है ना? हमसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, पता है ना? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, तो दुनिया में तो 1948 में ही मानवाधिकार आ गया था, लेकिन हमारे भारत में मानवाधिकार को आने में बहुत टाइम लग गया था। हमारे भारत में मानवाधिकार को आने में बहुत टाइम लग गया। हमारे भारत में अगर मानवाधिकार की बात किया जाए, चलिए हाँ यहाँ थोड़ा सा को पेज लेते, देखिएगा। हमारे भारत में अगर मानवाधिकार की बात किया जाए तो ये आया था साहब, यहाँ को पेज निकालते पहले, देखिएगा। हाँ ये है, देखिएगा, इसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। समझना, इसको मतलब हम बोलेंगे भारतीय मानवाधिकार आयोग। अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? या तो फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलेंगे, है ना। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साहब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, शॉर्ट में क्या बोले? NHRC। अब देखिएगा, अब हमको समझना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय, हाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आयोग ये हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ 1993 में, 1993 में। अब सोचने वाली बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव को अधिकार देने के लिए मानवाधिकार 1948 में लेकर आया था, और भारत लेके आया है 1993 में। भारत लेकर आया 1993 में, जो कि लंबा समय ले लिया, जो कि लंबा समय ले लिया। और मानवाधिकार में एक और नियम और है साहब, इंसान को अगर आप मारते हैं, लेकिन मारने का जो तरीका जो है ना, वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर रहा है, तो उसमें भी मानवाधिकार एंट्री मार देगा। समझ ना, बात को समझ में आया ना? यानी कहने का कभी कभी होता ना कि कोई किसी को मार रहा है, लड़े दो, नॉर्मल है, ऐसे नहीं मारना चाहिए आदमी को, होता ना है, उस पर हो जाता है साहब। कोई किसी को परेशान कर रहा है, अब परेशान करने का तरीका जो है ना दम गंदा है, तो वो इसी परिस्थिति में मानवाधिकार जो है ना वो एक्शन ले लेगा। मतलब कहने का मतलब है कि मानवाधिकार को ये कहना है कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर उसके साथ अगर आपका रिलेशन बिगड़ता है या उसके साथ कुछ भी गड़बड़ियां होती है, तो आप उसके साथ कुछ भी व्यवहार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक लेवल में रख के कीजिए। ऐसा ना कर दीजिए कि मानवता ही शर्मसार हो जाए, होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका एक लेवल रखा है, तो ये चीज को तो 1948 में आना चाहिए। हमारे देश में तो देखिए किए साहब, जाति धर्म के छुआछूत के नाम पर हमेशा मानवता का शर्मसार किया गया है। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी छुआछूत के नाम पे, कभी उच्च नीच के नाम पे, ऐसे बहुत बार हुआ मानवता के शर्मसार। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये मानवाधिकार आयोग बहुत पहले ही लेकर आना चाहिए, लेकिन भारत सरकार लेट किया है, 1993 में लेकर आया है, बल्कि देखिएगा दुनिया 1948 में लेकर आ गया था ना। चलिए, तो मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? 1993 में। अब सवाल है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ, नहीं, 1993 में स्थापना हुआ। अब सवाल है कि ये कैसा निकाय है? निकाय, ये कैसा निकाय है? अब ये संवैधानिक होगा कि गैर संवैधानिक होगा? आप ही बताइए, ये संवैधानिक होगा कि गैर संवैधानिक होगा? गलत, ये गैर संवैधानिक होगा। जब ये 1993 में आ ही गया तो संवैधानिक कैसे होगा? इसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है। आप जो जोड़े तो बाहर से जोड़िएगा ना, जो गैर संवैधानिक होगा बाहर से ना जोड़े, हम अम्बेडकर ही नहीं जोड़ दिए। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कैसा निकाय है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। इसको जोड़ा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत। ये बाद में नहीं हुआ। चलिए, उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली है। फिर हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना अध्याय है, कितना अध्याय है, कितना अध्याय है? तो इसमें 8 अध्याय है। इसमें धारा कितने हैं? इसमें धारा कितने हैं? इसमें धारा 43 है साहब। मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है और लड़ाई झगड़ा के ही माध्यम से अगर मानवाधिकार का उल्लंघन कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में मानवाधिकार भी अपनी तरफ से धारा लगावेगा आप पर, और उस धारा के तहत जो सजा मिलेगा फिर उसके तहत मिलेगा। पहले आईपीसी लगाता था ना, तो फिर मानवाधिकार भी लगावेगा धारा। तो मानवाधिकार में कितने धारा हैं? 43 गो। हाँ, तो देखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुआ? कैसा निकाय है? मुख्यालय कहाँ है? अध्याय कितना है? अध्याय कितना है? 43। अब चलिएगा, अब आगे देखिएगा। अब है कि इसका अध्यक्ष, इसका, हाँ, इसका संरचना की बात करते हैं। इसकी संरचना कैसे है, इसकी हम संरचना की बात करते हैं। तो अगर आप संरचना की बात करें कीजिएगा ना, ये तो उसको उठा दीजिएगा। संरचना की बात कीजिएगा ना, तो इसमें अध्यक्ष होता है साहब।
इसमें क्या होता है, अध्यक्ष होता है। फिर इसमें आपका एक होता है पदेन सदस्य, समझना, एक होता है पदेन सदस्य, पदेन सदस्य, और एक होता है पूर्णकालीन सदस्य, एक होता है पूर्णकालीन सदस्य, पूर्णकालीन सदस्य, एक होता है पूर्णकालीन सदस्य। इसकी संरचना की बात करते हैं ना, इसकी संरचना की बात करते हैं, इसका संरचना कैसा है, इसका संरचना कैसा है, तो मानवाधिकार आयोग जो होता है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, एक अध्यक्ष, दूसरा पूर्णकालीन सदस्य और तीसरा पंचदेश सदस्य। ये तीन भागों में इसको डिवाइड किया, समझ ना। अब देखिएगा, अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, अध्यक्ष की अगर बात करते हैं आप कि इसका अध्यक्ष कौन, ठीक है ना, इसका अध्यक्ष कौन, तो सॉरी इसमें अध्यक्ष कितने होते हैं, इसमें अध्यक्ष जो होता है ना वो एक होता है, अध्यक्ष कितना होता है, एक होता है। पूर्णकालीन सदस्य जो होता है ना साहब वो 5 होता है, और पदेन सदस्य की जो संख्या होती है ना वो होती है 7। कितना होता है, 7। अध्यक्ष की बात करते हैं, इसका प्रथम अध्यक्ष, समझना, प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसका प्रथम अध्यक्ष जो था ना वो न्यायमूर्ति रंगनाथ राव था, रंगनाथ राव, इसका प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ राव है। फिर कहिएगा रंगनाथ राव नहीं, रंगनाथ मिश्र, इसका रंगनाथ मिश्र साहब, तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो था वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र था। अब वर्तमान अध्यक्ष की बात कीजिएगा ना, वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, तो वो हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, अरुण कुमार मिश्र, हाँ ये अरुण मिश्र भी बोल सकते हैं, अरुण कुमार मिश्र हो गया। तो देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है राष्ट्रीय मानवाधिकार है आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन था, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। चलिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हाँ न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र है। अब इसका अध्यक्ष बनने का प्रोसेस क्या है, मतलब इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, तो देखो एक तो अब न्यायमूर्ति नाम लग गया तब समझ ही गए होंगे, समझ गए ना। तो देखिए इसका अध्यक्ष जो बनेगा ना साहब, तो इसका अध्यक्ष जो बनेगा वो सर्वोच्च न्यायालय का, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो भी अध्यक्ष बनेगा ना वो सर्वोच्च न्यायालय का आदमी बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय का बनेगा। अब सर्वोच्च न्यायालय का कौन बनेगा, तो पूर्व, हाँ सर्वोच्च न्यायालय का कौन बनेगा, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, पूर्व न्यायाधीश बन सकता है, पूर्व न्यायाधीश बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है, पूर्व न्यायाधीश बन सकता है। तो इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, तो इसका अध्यक्ष बनेगा सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मतलब वो व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट में कभी मुख्य न्यायाधीश रह चुका था, या तो सुप्रीम कोर्ट में कभी न्यायाधीश रह चुका है, वर्तमान वाला नहीं बनेगा। चलिए अब देखिएगा, अब सवाल है कि सर अध्यक्ष को नियुक्त कौन करेगा, तब फिर अध्यक्ष को नियुक्त कौन करेगा, तो अध्यक्ष को नियुक्त करे, हाँ अध्यक्ष और सदस्य को। अब ये अध्यक्ष है, ठीक है, ये अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है, अरे पहले सदस्य है, सदस्य हो गया ना जी, तो टोटल कितना हो गया अध्यक्ष सदस्य मिलकर, 7 और 5 12 और 12 1 13। तो 13 जो व्यक्ति है, ये जो 13 व्यक्ति है अध्यक्ष सदस्य मिलके इसको नियुक्त कौन करेगा, नियुक्त कौन करेगा, नियुक्त कौन करेगा, तो इसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति साहब, इसको नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन जानते कैसे, प्रधानमंत्री 6 सदस्यों का एक मंडल समूह बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है 6 सदस्यों का एक मंडल बनाते हैं, और ये 6 सदस्य अपना विचार देता है कि इस न्यायाधीश को बनाइए, उसी न्यायाधीश को बनाया जाता है, उसी न्यायाधीश को बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपको लंबा भी खींच सकता है, ये क्वेश्चन तो बहुत शॉर्ट में भी बना देगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, हेलो ध्यान दीजिए इधर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन फिर पूछेगा कि राष्ट्रपति किसके सलाह से नियुक्त करता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए 6 सदस्यीय मंडलीय समूह के सलाह से, हो गया ना।
चलिए अब ये पूर्णकालीन सदस्य की अगर हम बात करें कि ये हो गया पूर्णकालीन सदस्य, पूर्णकालीन सदस्य, पूर्णकालीन सदस्य, पूर्णकालीन सदस्य। तब पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 5 होती है। तो 5 होती है, तो अभी 5 सदस्य आता कहां से है? तो देखिएगा इसका हर पॉइंट अब समझिएगा। इसका पहला बात करते हैं। पहला तो बताया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, मतलब ये पूर्णकालीन सदस्य जो होते हैं, उस पूर्णकालीन सदस्य में पहला सदस्य जो बनता है वो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर आप न्यायाधीश हैं या तो कभी रह चुके हैं तो आपको पूर्णकालीन सदस्य बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना? दूसरा, एक उच्च न्यायालय भी होता है साहब, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं हम लोग, है ना? तो उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश हो गया। अब तीसरा में देखिएगा, दो ऐसे व्यक्ति को इसको सदस्य बनाया जाता है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का विशेषज्ञ होता है, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार का उसको जानकारी बहुत ज्यादा है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का विशेषज्ञ, हाँ, विशेषज्ञ को मतलब कि बनाया जाता है। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? 2, मतलब वो 2 आदमी कोई बड़े लेवल का अधिकारी नहीं होता है, वो 2 आदमी ऐसे होते हैं जिसको मानवाधिकार का जानकारी बहुत ज्यादा होता है। चलिए अब इस 4 को हो गया ना। अब चौथा में आइए। चौथा में एक महिला को इसका सदस्य बनाया जाता है, और महिला भी वही होना चाहिए जिसको जो मानवाधिकार का विशेषज्ञ हो, समझना? यानी मानवाधिकार का उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो इस तरह पहले 4 था, अब महिला को बाद में जोड़ा गया, समझना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है मानवाधिकार में पूर्णकालीन सदस्यों या पूर्णकालिक सदस्य, कहीं कहीं कालिक भी लिखता है ना जी, पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 है, तो 5 सदस्य कहां कहां से आता है? तो एक सुप्रीम कोर्ट से आता है, दूसरा हाई कोर्ट से आता है, और 2 गो दम विशेषज्ञ रहता है, और एक महिला विशेषज्ञ रहता है। हो गया। चलिए अब है कि पदेन सदस्य, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में पदेन सदस्य की बात किया जाए, पदेन सदस्य की बात किया जाए, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में पदेन सदस्यों की संख्या होती है 7। तो ये पदेन सदस्य 7 आता कहां से है? कहां से आता है? तो ये पदेन सदस्य की अगर बात किया जाए, 7 पदेन सदस्य की अगर बात किया जाए, 7 पदेन सदस्य की अगर बात किया जाए, ये आपके दरोगा का क्वेश्चन है बाबू, मैं ना हल्के में नहीं लेना है। तो पदेन सदस्य की अगर बात किया जाए तो पहला तो एगो अनुसूचित जाति आयोग होता है, समझना? तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को पदेन सदस्य बनाया जाता है। फिर आप आइए अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, तो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को पदेन सदस्य बनाया जाता है। तीसरा, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष को बनाया जाता है इसका सदस्य। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 4 में अल्पसंख्यक आयोग भी एगो न होता है, अल्पसंख्यक, क्योंकि देखिएगा परेशानियां जो होती है ना जाति देखकर भी होता है, इसलिए देखो किसको किसको इसमें सेट किया जा रहा है, जो देख रहे हैं ना। हाँ, ये एसटी आयोग का अध्यक्ष को सेट कर दिया, इसमें एससी आयोग का अध्यक्ष को सेट कर दिया गया, ओबीसी आयोग का कर दिया गया, अल्पसंख्यक को कर दिया गया। बाकी गेम चेंज समझ रहे होंगे, दिमाग समझ रहे हैं वो कहां तक जा रहा है। जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि महिला के साथ भी तो गलती होता ना जी, गलत होता ना है।
महिला आयोग के अध्यक्ष, उसके बाद बाल बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद आपका हो गया, एक होता है साहब विकलांग, उसको विकलांग, हाँ विकलांग भी ठीक है, वो दिव्यांग भी उसको बोलते हैं, है दिव्यांग बोलते हैं ना। हाँ, तो दिव्यांग आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांग आयोग के अध्यक्ष, जितना के अध्यक्ष है ना, सबको इसका पदेन सदस्य बना दिया गया है। तो मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या 7 है। अब 7 कहां से उठाया गया है? तो इन लोग मानवाधिकार वाले को बोलना है कि ज्यादातर जो शोषण होता है ना, उसका तरीका एक बार देख लीजिए, तरीका देख लीजिए, शोषण किसके साथ ज्यादा हो जाता है? तो कहीं ना कहीं शोषण में ऊंच नीच मायने रखता है, जान लीजिए पहले। जहां शोषण होता है ना, वहां पे ऊंच नीच मायने रखता है, चाहे वो महिला पुरुष का हो, या तो फिर बच्चा और बड़ा आदमी का हो, चाहे विकलांग और सीधा आदमी का हो, है ना। ये भी देख के होता है शोषण। इसी आधार पे क्या किया गया, कि चलो भाई अनुसूचित जाति आयोग को बना दीजिए। अनुसूचित जाति मतलब हो गया एसएससी वाले, एसएससी वाले को शोषण होगा तो उसका अध्यक्षों को यहाँ सेट कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को सेट कर दीजिए, ये हो गया एसटी वाला, इनके साथ भी जाति देख के शोषण हो जाता है। फिर ओबीसी वाले को बना दीजिए, ओबीसी वाले के भी शोषण हो जाता है अपने हिसाब से। अल्पसंख्यक को बना दीजिए, जैसे मतलब जिसका संख्या कम होता है उसको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं। एक होता है ना, क्या हुआ है जी, 5 घरे है, हम लोग 50 घर है, रंगदारी बतियाएगा, धुआं कर देंगे, होता है ना। तो वो उससे में भी है ना, आपको आज एक उसका भी रख दिया गया। अब फिर देखिएगा महिला पुरुष, अब देखो तो होंगे पुरुष लोग कभी कभी महिलाओं को मतलब इतना परेशान करता है, सब इतना परेशान करता है, कभी कभी कहता है कि नहीं आप मानते हैं कि पति है, इसका मतलब इस तरह से आपको नहीं मारपीट करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे कि महिला होने के कारण पिटा रही है, बोला जाती है, धर लेती है ना। नहीं, काम कीजिएगा, सबसे बड़ी समस्या है ना साहब कि लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लड़ सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे आप खड़ा है ना, वहां उस जगह पे आपका कोई है नहीं है, हकीकत यही है। अब ऐसी परिस्थिति में आप नर्वस हो जाइएगा, आपके तरफ से कोई बोलने वाला रहेगा नहीं, मेन आदमी जो है वो तो पिट ही रहा है, उसके बाद वहां कोई ऐसा गोतिया नहीं है, कोई ऐसा अपना आदमी रहता नहीं है, घर वाला आदमी जो रहता है उसी की तरफ से बोलता है। हाँ। लड़का बड़ा आओ मार। यही समस्या होती है। और ना तो लड़का को लगता है कि हम बहुत बड़का पहलवान आदमी है, एक बार नैहर में जाके मारे लड़के, समझना। हम अपनी आंखों से देखा हुआ कहानी बताते हैं। एक बार क्या हुआ ना, होगा बहुत पहले की बात है, गांव में कुआं होता था साहब, गांव में कुआं होता था, और सुबह सुबह जो लड़कियां जो होती थी वो कुआं पे बर्तन मांजते थे, और उसका पति रात में आ गया था। रात में आया तो पहले तो हल्ला वल्ला किया, पूरे कोहराम मचा दिया। उसके बाद जैसे सुबह हुआ तो लड़की अपना बर्तन उठाई, कुआं पे जाके मैस रहे थे उसको। तो उधर से उसका पति आया, बोला कि तू चल में कि ना चल में। अब उसका जैसे भाई, माता है, पिता है, भाई है, ऐसे थोड़े उठ के चल जाएगा, सबके होता ना भाई, जब यहाँ आ गया तो नियम ना होता है जी। लड़की बोली कि घर वाला कहेगा था ना, लेकिन लड़का थोड़ा सा अलग टाइप का था, वो जबरदस्ती उसको पकड़ के खींच लगा, लड़की जा ही नहीं रही थी। तो एक बूढ़ा आदमी था, समझना, बोले ना और सब लड़की को कि देख रहा है कुछ, मारो नहीं इसको। फिर कहा जितना लड़की थी छोड़ने, अब उसका सहेली पिटा रही है तो कहा देगी, अब ने जे था मारना शुरू कर दिया। तो अब इससे यह समझ में आता है कि एक लड़की को उसके मायके में पीटना बहुत मुश्किल है, लेकिन ससुराल में पीटना बहुत आसान है, क्योंकि मायके में उसके तरफ से लड़ने वाले बहुत आदमी हैं। पहले तो उसका भाई नहीं बर्दाश्त करेगा, समझना, उसका सहेली रहेगा उन्हें बर्दाश्त करेगा,
हाँ, तो किसी को लगता है ना, तो 5 लड़की से खाली बाजार से उसको छेक लीजिए कि तू चलो भाई है, और अगर लड़की ने मना कर दी और जबरदस्ती मतलब 2-3 हाथ दे दीजिएगा तो सहेली भी जम जाएगी उसका फिर। तो लड़कियां जो होती है सब कमजोर नहीं होती है, उसको ससुराल में बुला के कमजोर बना दिया जाता है, तो उसका कोई हर रहता नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में उसको अगर ज्यादा मारे, आप मानवता का शर्मसार कर रहे हैं, अब वो बात वो मुद्दा चला गया कहाँ, महिला आयोग में। तो महिला आयोग जो है ना वो लड़कियों के लिए लड़ेगी, लेकिन वो जो शर्मसार किए हैं वो तो मानवाधिकार का उल्लंघन है ना, तो यहाँ पे आपका मानवाधिकार भी एक्शन में आ जाएगा, मानवाधिकार भी एक्शन में आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है, इसलिए महिला आयोग को मानवाधिकार में शामिल कर दिया गया कि अगर किसी महिला के साथ अगर गलत हो ना तो मानवाधिकार उस पर एक्शन ले, वहां पर उसका आदमी बैठा हुआ है, ये जान लीजिए। फिर ऐसा बाल संरक्षण, अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे के साथ भी बहुत सी गलतियां होती है, ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर टीचर को ही वीडियो वायरल होते रहता है, बच्चा को दम मारते दम देखते ना, हाँ, तो ये सब होनी नहीं चाहिए। उसका भी बहुत से टीचर को बहुत ज्यादा देखा जाता है, पकड़ के ऐसे दाब के पैर से मारना है, देखते हैं छोटे बच्चा को, हम उसका बहुत से वीडियो, तो उसका भी कोई नियम होता है, सब बच्चे को पढ़ाने का नियम होता है। अगर उसका वैसा कीजिएगा, अगर वो मुद्दा आगे बढ़ गया तो बच्चे के लिए भी देखिएगा बाल संरक्षण आयोग है, वो एक्शन ले लेगा, तो वो आप बहुत मुसीबतें में फंस जाइएगा। दिव्यांग है साहब, कभी कभी किसी आदमी को शरीर का किसी अंग से कमजोर है तो उसको भी बढ़िया आदमी पीट देता है ना, हाँ, तो उसके लिए भी है साहब। तो एकदम जो सातों सेट किया गया, एकदम सोच समझ के सेट किया गया है, सोच समझ के सेट किया गया, ठीक है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। ये तो हो गया आपका मानवाधिकार में अध्यक्ष, पूर्णकालीन सदस्य और हो गया सदस्य। नियुक्ति भी बताएं दिए, ये सबको नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद, हाँ, उसके बाद अब इसका हो गया कार्यकाल साहब, कार्यकाल, इसका कार्यकाल की बात होती है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए इन लोगों का कार्यकाल जो होता है ना वो 3 वर्ष का होता है, या तो फिर 70 वर्ष, ये दोनों में से कोई अगर पहले हो जाए पूरा, समझ गए, मतलब आपको 3 साल का कार्यकाल है, अब आप 92 किए हैं 69 साल में, तब पहले ही खत्म हो जाइएगा, तो चाहे 3 साल रहिए, या तो फिर अधिकतम उम्र का कितना जाएगा, 70 साल जाएगा, अधिकतम उम्र 70 साल जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, समाज में सामाजिक न्याय मिले, समाज में सामाजिक न्याय मिले, वो तो शुरू में बोले ना, हाँ, आवास हो, भोजन हो, रहने सहने का सारा सुविधा दिया जाए हर इंसान को, बिना जाति धर्म जगह को देखे हुए। उसके बाद अब सवाल है कि इन लोगों को हटा कौन सकता है, इन लोगों को हटा कौन सकता है, तो हटाने की बारी आएगा, यानी पद से हटाने की बारी आएगा, तो पद से हटाने का काम करता है सिर्फ राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री के 6 मंडलीय सदस्य के सलाह से, ठीक है। कार्यकाल है साहब 3 वर्ष का, या तो फिर 70 वर्ष। चलिए हटाएगा कौन, हाँ, इसको राष्ट्रपति हटाएगा। फिर बाकी इसमें कौन कौन है समझिए आप। चलिए अब आते हैं बिहार वाला। अब है साहब बिहार मानवाधिकार आयोग, ये आपके दरोगा के एग्जाम में पूछा था, तो ये हो गया साहब बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग। अब है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, वो तो भारत वाला था, तो बिहार मानवाधिकार आयोग की बात कीजिएगा ना, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुआ है साहब इसकी जो स्थापना हुई है वो हुआ है 3 जनवरी 2000 को, 3 जनवरी 2000 को। और इसका जो मुख्यालय जो है, इसका जो मुख्यालय है वह है बेली रोड पटना। बेली रोड गए हैं, हाँ, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बेली रोड पटना है।